एक बार फिर से आपको सबको शुभकामनाएं। चैप्टर नंबर 4 हमने पूरा कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जिसका पिछले साल जो नाम था पुराने सिलेबस में वो था प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। लेकिन इस बार जो इसका नाम है एनसीईआरटी की बुक में वो है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत। चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये जो चैप्टर है ये आपके लिए थोड़ा सा इजी चैप्टर है। इजी मैं इसलिए कह रहा हूं इसको क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा होगा कक्षा 11 में, तो उसमें एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। सेम वही चैप्टर हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं, कुछ नई चीजों के साथ में। विकिरण क्या है और द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में हम कुछ नई चीजें सीखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली चीज तो हम अगर बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ दो रूप में होता है। पहला, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, जैसे हम कण कहते हैं, कणों का निकाय कहते हैं, पिंड कहते हैं। और दूसरा, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं हो। जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है उसे हम कहते हैं विकिरण। हालांकि उसे हम पदार्थ नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है वो दो रूप में होती है। एक द्रव्यमान के रूप में, जैसे हम कण या पदार्थ कह रहे हैं, और दूसरी जो है वो है तरंग के रूप में। तरंगों की अगर हम बात करें तो कुछ तरंगे ऐसी हैं जो किसी सतह पर जब आपतित होती हैं तो सतह के ताप में परिवर्तन कर देती हैं। जब वे सतह के ताप में परिवर्तन कर देती है तो इनको एक विशिष्ट नाम दिया जाता है विकिरण। और वे तरंगे जो किसी सतह के ताप में परिवर्तन नहीं करती हैं, या हम कहें कि ताप में किसी भी प्रकार का कोई चेंज उनकी वजह से नहीं आता है, उन्हें हम सामान्य रूप से तरंगे कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे यदि किसी सतह पर आए, आपतित हो, सतह से टकराए, तो सतह के ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि प्रकाश तरंगे सतह पर आपतित होती है तो ताप में परिवर्तन कर देती है, इसलिए इन्हें हम विकिरण कहते हैं। तो विकिरण का जो अभिप्राय है वो सामान्य रूप से यहाँ पर उन तरंगों से है जो अलग अलग किसी स्रोत द्वारा उत्सर्जित होती हैं, और जब किसी सतह पर आपतित होती हैं तो सतह के ताप में परिवर्तन कर देती है। लेकिन इस विकिरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। छोटी छोटी सी कुछ परिभाषाएं हम समझेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और चैप्टर का लगभग 80% भाग जो है वो इसी पर आधारित है। इस चैप्टर का लगभग 80% भाग इसी पर आधारित है। तो एक हम जनरल सी परिभाषा, एक सामान्य सी परिभाषा देखना चाहें तो हम क्या कहेंगे। तो आइए हम आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देखिए, सामान्य सी एक परिभाषा अगर मैं इसकी देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि जब भी एक और न्यूनतम आवृत्ति है उसका मान हर एक पदार्थ के लिए, और उसे हम न्यूनतम क्यों कह रहे हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि निश्चित और न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब भी आपतित होता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। और प्रकाश की ये जो परिघटना है, इस परिघटना को हम कहते हैं प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव। क्यों कहते हैं विद्युतीय प्रभाव? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और वो किसी भी चालक से प्रवाहित होता है तो चालक में विद्युत धारा बहने लगती है। और इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है जैसे सामान्य भाषा में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी सतह पर एक निश्चित और न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम क्यों कहा? क्योंकि इससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपने आपतित कराया तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा आवृत्ति का आप कितना भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित करा दीजिए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा।
यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए उस पदार्थ के लिए यह आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति है। इसलिए हमने कहा एक निश्चित और न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब भी आपतित कराया जाता है तो इस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। प्रकाश की इस परिघटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। बच्चों आवाज कट तो नहीं रही है ना? प्रॉपर आ रही है। ठीक है बच्चों, तो जो हम बात कर रहे थे उसी पर हम आते हैं और बहुत ही साधारण से लॉजिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बहुत ही सामान्य से लॉजिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि एक तरीके से स्कोरिंग चैप्टर है। आसानी से इसमें नंबर ला सकते हो, आसानी से इसको याद कर सकते हो, आसानी से इसको समझ सकते हो, बस आपको कॉन्सेंट्रेट करके सुनना पड़ेगा। थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, डेरिवेटिव पार्ट कम है। देखते हैं आगे। अब देखिए, हम सब जानते हैं किसी भी पदार्थ में जो कण होता है उस कण में एक नाभिक होता है, और नाभिक जो होता है उस नाभिक के अंदर एक पॉजिटिव आवेश प्रोटॉन और एक न्यूट्रल यानी कि उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ये जो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इनकी ऊर्जाएं भी अलग अलग होती है। जो आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी ऊर्जा कम होती है, और जो बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। सामान्यतः धातुओं में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु से इतने दुर्बल बंध से बंधे हुए होते हैं कि सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर इन्हें इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि जो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु से बाहर आ जाते हैं, लेकिन धातु की सतह से अंतरा आणविक व अंतरा परमाणुविक बलों के कारण और अन्य प्रकार के धात्विक सतही प्रभाव के कारण बाहर नहीं निकल पाते। ये बिल्कुल वैसे है जैसे समझ लीजिए कि आपके माताजी और पिताजी ने आपको बाउंड किया हुआ है कि बेटा बाहर नहीं जाओगे, बेटा आप बाहर नहीं जाओगे, लेकिन आप घर में इधर उधर घूम सकते हो। आप घर में इधर उधर घूम सकते हो, घर की बाउंड्री में इधर उधर घूम सकते हो। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसा ही है जैसे परमाणु ने इसे बाहर जाने से रोका हुआ है, लेकिन परमाणु या हम कहें कि धातु ने इसे बाहर जाने से रोका हुआ है, लेकिन ये परमाणु की सतह से बाहर आकर के धात्विक सतह में इधर उधर घूम सकता है। धात्विक सतह के सतही प्रभाव के कारण ये बाहर नहीं आ सकता। क्या हम ये कहें कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकलता है तो परमाणु के धनावेशित हो जाने के कारण जो आकर्षण बल है वो इसे पदार्थ से यानी कि धातु से बाहर नहीं जाने देता है। और भी अन्य प्रभाव हो सकते हैं इसके कारण, हम उन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि आपके घर में दादाजी आते हैं और कहते हैं तू जा बेटा, मैं देखता हूं कि कौन तेरे को रोकता है। अब दादाजी का नाम मैंने क्यों लिया? दादाजी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि घर में हमसे पावरफुल हमारे पिताजी और उनसे भी पावरफुल कौन? दादाजी। तो ऐसे ही यहां पर अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है जो धातु सतह में बंद है, यदि हम इसे थोड़ी सी ऊर्जा दे रहे हैं जो कि ताप के कारण, कमरे के ताप के कारण इसे मिल रही है, तो ये परमाणु से मुक्त होकर के धातु में इधर उधर घूम रहा है, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। और अगर इसे हम और ज्यादा ऊर्जा दे दें तो धात्विक सतह इसे जो रोक रही है उसे रोकने के लिए जितना बल लगा रही है, जितनी ऊर्जा खर्च कर रही है, यदि हम इस परमाणु के बाहर आए इलेक्ट्रॉन, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा दे दे तो क्या होगा? ये धात्विक सतह को छोड़ करके धातु से बाहर आ जाएगा। लेकिन कितनी ऊर्जा दें उसका कोई मान तो होगा। तो देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, चाहे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो सामान्य इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन हो, यदि वो धात्विक सतह में या परमाणु में बंधित है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो सामान्यतः नेगेटिव ऊर्जा होती है। मान लीजिए इसकी ऊर्जा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज जैसे हाइड्रोजन के पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो ऊर्जा ऋणात्मक ऊर्जा है ये आकर्षण को व्यक्त करती है, स्थायित्व को व्यक्त करती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये परमाणु से दूर, या हम कहें बहुत दूर नहीं जाएगा,
पर अगर इसकी ऊर्जा को जीरो कर दिया जाए, कैसे भी करके जीरो कर दिया जाए, तो अब जीरो करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसकी ऊर्जा जो है वो माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जीरो करनी है तो प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और ले आओ, कहीं से भी ले आओ। प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दो। जैसे इसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी, इसकी ऊर्जा कितनी होगी, जीरो। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन की किसी आवेश की ऊर्जा शून्य हो जाएगी तो वो उस परमाणु से मुक्त अवस्था में आ जाएगा। और अगर आपने थोड़ी सी ऊर्जा और दे दी, मान लीजिए आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और दे दी, तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस गतिज ऊर्जा के कारण इस परमाणु से मुक्त अवस्था में आ जाएगा। लेकिन गतिज ऊर्जा के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना ही जरूरी नहीं है। अगर आपने 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी तो भी ये गतिज ऊर्जा के रूप में काम आएगी। आपने 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी तो भी ये गतिज ऊर्जा के रूप में काम आएगी। यानी कि आपने इस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद में कितनी भी ऊर्जा दी तो वो ऊर्जा किस रूप में काम आएगी, वो ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के काम आएगी। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास में दो प्रकार के काम हुए। पहला काम तो इस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने किया, इसे परमाणु से मुक्त करा दिया। और दूसरा काम इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने किया कि इस मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन को इस धात्विक सतह से बाहर निकाल दिया, पूरी तरह से हटा दिया। यानी हम ये कर रहे हैं एक तरीके से कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उस धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। अगर इसके बाद में आपने थोड़ी सी भी ऊर्जा दी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिशील अवस्था में आ जाएगा। ये ऊर्जा तो धात्विक सतह से बाहर निकालने के लिए केवल बाहर निकाल रही है, और इसके बाद में जो ऊर्जा हम देंगे वो इस इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करेगी, यानी कि इस धात्विक सतह से और ज्यादा दूर लेके जाएगी। अभी तो केवल धात्विक सतह से बाहर आया है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये वो न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थ को, या हम कहें कि इस पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को नहीं, केवल इस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, इस पदार्थ को अगर दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मुक्त अवस्था में इस धात्विक सतह से बाहर आ जाएगा। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, जो न्यूनतम ऊर्जा है, जिससे कम ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से बाहर नहीं आएगा, और ज्यादा ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से बाहर आने के साथ साथ गतिशील अवस्था में भी आ जाएगा। तो इस ऊर्जा को मैं क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, और इसी ऊर्जा को हम कहते हैं कार्यफलन। इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन। तो हम क्या कहेंगे, कार्यफलन क्या है, कार्यफलन किसी भी पदार्थ को, किसी भी धातु को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा है जो उस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक होती है। जो उस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। तो दो चीजें हमने देखी। पहली चीज हमने देखी कि जब भी किसी धात्विक सतह पर एक निश्चित और न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस धात्विक सतह से बाहर आ जाता है। ये जो निश्चित और न्यूनतम आवृत्ति है, जिससे ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश जब आपतित कराओगे तो ही इलेक्ट्रॉन इस धात्विक सतह से बाहर आएगा, अन्यथा इस धात्विक सतह से बाहर नहीं आएगा। इस न्यूनतम आवृत्ति को, इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। यानी ये आवृत्ति की वो दहलीज है, वो दरवाजा है जिसके एक और इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के अंदर है और दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर है। जैसे दरवाजा होता है, उस दरवाजे से एक तरफ कमरे के अंदर, घर के अंदर, और दूसरी तरफ घर के या कमरे के बाहर। यानी कि हम ये कहेंगे कि आवृत्ति की दहलीज है, इससे अगर कम आवृत्ति दी तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, और अगर इससे ज्यादा आवृत्ति दी या इतनी आवृत्ति दी तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। यानी अगर मैं दहली आवृत्ति को परिभाषित करना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है,
शुरू हो जाता है उसे हम कहते हैं दहली आवृत्ति। और चूंकि आवृत्ति को हम व्यू से डिनोट करते हैं, दहली आवृत्ति को हम व्यू नॉट से डिनोट करते हैं। और इस व्यू नॉट के सापेक्ष जो भी ऊर्जा होती है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन और दहली आवृत्ति में एक संबंध भी हो गया कि जो कार्यफलन होता है वो दहली आवृत्ति के प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी भी पदार्थ के लिए दहली आवृत्ति का मान जितना ज्यादा होगा, समझ लीजिए कार्यफलन का मान उतना ही ज्यादा होगा। कार्यफलन को फाई नॉट से या डब्ल्यू नॉट से या ओनली फाई से भी डिनोट किया जाता है। कार्य है इसलिए कार्यफलन हम कह रहे हैं, इसलिए डब्ल्यू लिख दिया, फाई नॉट से भी इसको डिनोट किया जाता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो स्थिरांक है उस स्थिरांक का मान है h। चूंकि इसका मान सबसे पहले प्लांक ने ज्ञात किया इसलिए हम इसे कहते हैं प्लांक नियतांक। इसे हम क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक। तो ये जो प्लांक नियतांक है इसका जो मान है वो हम सब पहले भी देख चुके हैं, कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये हमारे पास में प्लांक नियतांक का मान है। अब हमने छोटी छोटी सी कुछ परिभाषाएं देखी, लेकिन इन परिभाषाओं के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम केवल इतना ही इसको समझ रहे हैं कि दहली आवृत्ति क्या है, दहली आवृत्ति के साथ में कार्यफलन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। अब देखो एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि दहली आवृत्ति का मान व्यू 0 है और आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में एक संबंध है, और वो संबंध क्या है? आवृत्ति बराबर होता है c/λ। यदि प्रकाश निर्वात में या वायु में गति कर रहा है तो हम कहेंगे c/λ, और अगर किसी माध्यम में गति कर रहा है तो ये हो जाएगा माध्यम में प्रकाश का वेग बटा लैम्डा। अगर मैं यहां पर व्यू नॉट लिखूं तो इसके सापेक्ष जो तरंगदैर्घ्य होगी उसको हम कहेंगे लैम्डा नॉट। इसको हम कहेंगे दहली तरंगदैर्घ्य। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? c/व्यू। अब आप देखो यहां पर व्यू नीचे दिया हुआ है, अगर व्यू का मान हम न्यूनतम लेंगे तो आप समझ सकते हो कि लैम्डा का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा? अधिकतम। यानी कि हम तरंगदैर्घ्य के लिए अगर परिभाषा कहें तो हम न्यूनतम की जगह शब्द को हटा के क्या कहेंगे? अधिकतम तरंगदैर्घ्य। वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित कराए जाने पर धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है उसे हम दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी इससे ज्यादा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपने आपतित कराया तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, इससे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित कराया तो ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। देखिए जिस भी प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य का मान ज्यादा होता है समझ लीजिए उसके लिए आवृत्ति का मान कम होता है, और जिसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान कम है समझ लीजिए उसकी आवृत्ति ज्यादा है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिस भी प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है उसकी तरंगदैर्घ्य हमेशा ही कम होगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं थी। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि धातु से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु पर प्रकाश का आपतन कराने पर ही होता है या और भी कोई तरीके हैं? तो धातु से प्रकाश का उत्सर्जन कराने के कुल 4 तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हैं? 4 तरीके। सबसे पहला जो तरीका है वो है तापायनिक उत्सर्जन। सबसे पहला तरीका क्या है? तापायनिक उत्सर्जन। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें सबसे पहली प्रक्रिया है तापायनिक उत्सर्जन। और नाम से पता चल रहा है ताप, ताप का मतलब गर्मी से है, यानी कि हम जब भी किसी चीज को गर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया उसमें होनी चाहिए। तो गर्मी यानी कि ताप देना, एक प्रकार से हम सब जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु के ताप में वृद्धि की जाती है तो उसे किसी गर्म वस्तु पर या गर्म चीज पर रखा जाता है। अब गर्म चीज क्या हो सकती है? तो सबसे ज्यादा गर्म तो हम आग को ही मानते कि भाई आग जलाकर हम इसे गर्म कर सकते हैं। अब वो आग चाहे भट्टी में जलाई जाए, चाहे गैस के चूल्हे में जलाई जाए या किसी अन्य तरीके से दी जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा दी जाए, उससे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो आग यानी कि ताप देने की प्रक्रिया कोई भी हो सकती है, पर ताप देने की प्रक्रिया में होता क्या है?
तो देखिए हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है और दोनों का ताप अगर अलग अलग हो तो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में एक प्रकार की ऊर्जा का संचरण होता है जिसे हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है। अब अगर किसी धातु को हम किसी ऐसी सतह या किसी ऐसी प्रक्रिया से गुजारे जिसमें यह धातु किसी उच्च ताप वाली चीज के संपर्क में आ जाए, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर के संपर्क में आ जाए, आग के संपर्क में आ जाए, या किसी भी प्रकार की गर्म करने की प्रक्रिया के संपर्क में आ जाए, तो उस गर्म करने की प्रक्रिया में जिस चीज के द्वारा इस धातु को गर्म किया जा रहा है डेफिनेटली उसका ताप ज्यादा होगा। जैसे हीटर के संपर्क में मैं धातु को रख रहा हूं तो हीटर का ताप जो है वो डेफिनेटली ज्यादा होगा धातु से, यानी कि हीटर से धातु में एक प्रकार की ऊर्जा का संचरण होगा और वो ऊर्जा कौन सी होगी? ऊष्मीय ऊर्जा। जैसे ही ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगी, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि होगी तो जो धातु की सतह के कारण इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए एक प्रकार का सतही प्रभाव उत्पन्न हो रहा था जो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से रोक रहा था, वो सतही प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से अब नहीं रोक पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान उस न्यूनतम ऊर्जा से अधिक हो जाएगा जो उसको बाहर जाने के लिए आवश्यक है, यानी कि कार्यफलन से ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब भी धातु के पृष्ठ को गर्म किया जाता है तो उसमें से जो धातु के सतही इलेक्ट्रॉन है या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को यदि बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो वे इलेक्ट्रॉन इस सतह से बाहर हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि गर्म करते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, नहीं, गर्म करने पर भी या ताप देने पर भी या ऊष्मीय ऊर्जा संचरण में भी उस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिलनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन उस सतह से पार आने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जुटा सके। मान लीजिए किसी सतह से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को की जो टोटल ऊर्जा है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, मान लो 1 मिनट के लिए। अब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा थी धातु के अंदर जब इसे नहीं गर्म किया गया था वो थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए इसे गर्म किया गया और गर्म करने पर इसे कुल टोटल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है। तो हम कहेंगे भाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस की पहले से थी, अब हो गई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बाहर निकलने के लिए इसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? बताइए। बिल्कुल सही आंसर आया है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि तापायनिक उत्सर्जन केवल और केवल तब संभव है जब ताप देने पर या उसमें ऊर्जा के संचरण पर इलेक्ट्रॉन को निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो जाए जो उसे बाहर निकलने के लिए आवश्यक है। लेकिन हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उसको गर्म किया जा रहा है और गर्म करने से इतनी ऊर्जा उसको मिल रही है, सपोज मिल रही है, तब ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ऐसी स्थिति में धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा वो इलेक्ट्रॉन गति करेगा। यदि वो इलेक्ट्रॉन किसी चालक में गति करना प्रारंभ कर दे, वहां से किसी चालक या किसी इलेक्ट्रोड के पास में पहुंच जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो विद्युत धारा बहेगी उस विद्युत धारा को हम कहते हैं तापीय विद्युत धारा। उस विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? तापीय विद्युत धारा। दूसरा जो प्रकार है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का वो है क्षेत्र उत्सर्जन। अब क्षेत्र उत्सर्जन क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन को हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आवेश ही है और आवेश पर कोई दूसरा आवेश बल लगा सकता है। और दूसरा आवेश जब बल लगाता है तो उसका रीजन क्या होता है कि किसी भी आवेश पर कोई दूसरा आवेश एक प्रकार का क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, आरोपित करके उस पर एक बल लगाता है। उस बल को हम कहते हैं बल F, जिसका मान होता है E/E। ठीक है। हमने ये भी देखा था कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण भी उस इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा प्राप्त होती है जो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। लेकिन वही ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में भी चेंज हो सकती है।
विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के द्वारा या विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा, अभी हम उन प्रक्रियाओं पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि किसी भी आवेश को जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तब भी उस आवेश पर एक प्रकार से बल लगेगा, उस आवेश को एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो अगर किसी के धातु के पृष्ठ को शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, बहुत शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन विद्युत क्षेत्र के कारण हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्षेत्र उत्सर्जन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे हो गया क्षेत्र उत्सर्जन? मान लीजिए कि ये धातु का पृष्ठ है और इस धातु के पृष्ठ पर हमने एक विद्युत क्षेत्र लगाया। विद्युत क्षेत्र लगाया यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वोल्टता स्रोत के मध्य हम इसको रखने वाले हैं, हम एक वोल्टता आरोपित करने वाले हैं इस पर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके एक और वोल्टता का मान ज्यादा होगा और दूसरी ओर वोल्टता का मान कम होगा। डेफिनेटली वोल्टता आरोपित करने का अभिप्राय यही होता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त हुई, इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर आया, तो इलेक्ट्रॉन को जो ऋणात्मक सतह है वो प्रतिकर्षित करेगी और धनात्मक सतह आकर्षित करेगी, तो धनात्मक सतह की ओर गतिशील हो जाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त होने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त होने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी ही होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी ही होगी। और वो जो ऊर्जा इसे मिलेगी, वो ऊर्जा इस विद्युत क्षेत्र के कारण मिलेगी। उस ऊर्जा के मिलने पर ये इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से बाहर आ जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आएगा तो इसे हम कहेंगे क्षेत्र उत्सर्जन। देखो एक इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताता हूं मैं आपको। हम सब जानते हैं कि हमारे घर में बल्ब लगे हुए हैं। अब बल्ब लगे हुए हैं तो क्या होगा भाई? बल्ब जब लगे हुए हैं तो बल्ब में आपने देखा होगा एक प्रकाशिक तंतु लगा हुआ है इस तरीके से। जैसे ही इस प्रकाशिक तंतु पर विद्युत क्षेत्र यानी वोल्टेज आरोपित किया जाता है स्विच ऑन करके, तो ये जो सतह है ये क्या होती है? गर्म होने लगती है। गर्म होने के कारण इसमें दो प्रक्रियाएं होती है। नंबर एक प्रक्रिया कि ये जो इस बल्ब के अंदर गैस भरी हुई है, दूसरी ये गैस भी जो है वो गर्म होने लगती है। और गर्म होने के कारण इस गैस के अणु एक से दूसरे स्थान पर गति करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, टकराने लगते हैं आपस में एक दूसरे से। दूसरी बात कि इस धात्विक सतह के गर्म होने के कारण इस सतह से भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ये इलेक्ट्रॉन भी इन आयनों से, इस गैस के कणों से, गैस में जो आयन बने हैं उन आयनों से, और जो गैस के कण हैं जो आयनीकृत नहीं हो पाए हैं उन कणों से टकराते हैं। और जैसे ये टकराते हैं तो इससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वो ऊर्जा जो है वो हमारे दृश्य क्षेत्र की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के बराबर होती है, इसलिए ये प्रकाश देता है। तो ये जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है? ये हमने जो वोल्टेज आरोपित किया उसी की वजह से तो दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से प्राप्त जो ताप है, ऊष्मीय ऊर्जा है, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉनों की गति थी, कंपन था, टक्कर थी, या हम कहें कि प्रकाशिक तंतु जो है उस तंतु से निकलने वाली जो इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों से आयनों की जो टक्कर है, उस टक्कर के कारण, इन दो रीजन के कारण ये प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है। और ये प्रकाश दिखाई देने का एक और रीजन है कि जो भी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है इससे, इन टक्करों से जो भी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है विकिरणों के रूप में, वो ऊर्जा दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा के बराबर है, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि जब हम किसी आग पर तवे को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है कि उस तवे से भी विकिरण का उत्सर्जन होता है, गर्म सतह से भी विकिरण का उत्सर्जन होता है। लेकिन उन विकिरणों की ऊर्जा दृश्य क्षेत्र के प्रकाश की ऊर्जा के बराबर नहीं होकर के उस ऊर्जा से अलग होती है, जिसे हम कहते हैं अवरक्त क्षेत्र की ऊर्जा। और इसलिए उस तवे से निकलने वाले जो विकिरण है वो हमें दिखाई नहीं देते। तो विकिरण की ऊर्जा जब दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा के बराबर होगी तो ही वो विकिरण आपको दिखाई देंगे। और दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा के बराबर होने का मतलब यह है कि जो भी विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी तरंग दैर्घ्य दृश्य क्षेत्र की तरंग दैर्घ्य 4000 से लेकर के और 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए।
तो ही आप इनको देख पाओगे, अन्यथा आप इनको नहीं देख पाओगे। अन्यथा आपको दिखेंगे नहीं। पर दिखेंगे नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि ये है नहीं। ये तो बिल्कुल मिस्टर इंडिया वाली बात हो गई कि मिस्टर इंडिया फिल्म में जैसे अनिल कपूर दिखाई नहीं दे रहा था लोगों को, लेकिन वो था। तो ऐसे ही यहां पर क्या हो गया कि विकिरण दिखाई नहीं दे रहे जो दृश्य क्षेत्र के बाहर है, जैसे पराबैंगनी विकिरण हमें दिखाई नहीं दे रहे, हमें अवरक्त विकिरण दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये है। आपके मोबाइल से निकलने वाले विकिरण आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन है तभी तो मोबाइल वर्क कर रहा है। अगर मोबाइल से निकलने वाले जो विकिरण है वो नहीं होते तो क्या मोबाइल वर्क कर पाता? तो हम कहेंगे नहीं। मोबाइल से निकलने वाली तरंगे अगर दिखाई नहीं दे रही है, पर इसका मतलब वो तरंगे वहां पर हैं, उनका अस्तित्व वहां पर है। तो दिखाई देना या नहीं देना वो एक अलग प्रक्रिया है। तो हमने दूसरा जो प्रकार देखा वो था क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा जो प्रकार है जिसके बारे में हम एडवांस में पढ़ चुके हैं वो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि जब भी किसी सतह पर एक निश्चित और न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है, अब चूंकि हमने उस आवृत्ति को नाम ही दे दिया है दहली आवृत्ति, तो हम सीधे शब्दों में कहते हैं कि जब भी किसी सतह पर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो उस दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं उन्हें प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। और लास्ट जो तरीका है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का वो है द्वितीयक उत्सर्जन। देखिए, जब भी किसी सतह पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं, टकराते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं। और उन इलेक्ट्रॉनों को जब ये ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो धात्विक सतह से बाहर आ जाते हैं। इस उत्सर्जन को हम कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। इस उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन क्यों कहा हमने? क्योंकि किसी सतह से एक उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, वो इस सतह पर टकराया, उसने अपनी ऊर्जा दूसरे इलेक्ट्रॉन को दी, उस इलेक्ट्रॉन ने उस ऊर्जा को ग्रहण किया और बाहर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा क्या हुआ? तो ये प्रक्रिया दो तरीके से काम आती है। पहली कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो हमें चाहिए वो कम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था ये उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन हो, तब ये काम आएगी। या हमें एक इलेक्ट्रॉन से दो या उससे अधिक इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कराना हो, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक है, और यदि इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा अधिक हो तो ये ऊर्जा जो है वो जिन इलेक्ट्रॉनों से टकराएगा, एक से, दो से, तीन से, उन इलेक्ट्रॉनों में बढ़ जाएगी। और जैसे उनमें बटेगी तो हो सकता है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी हो पाए। लेकिन अलग अलग सिद्धांत ये कहते हैं। एक सिद्धांत ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। एक सिद्धांत है तरंग सिद्धांत, वो कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को मिल सकती है। उन सिद्धांतों में जो कंट्रोवर्सी है उस कंट्रोवर्सी पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, अलग अलग सतह से अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं के बारे में पता कैसे चला? किसने इन प्रक्रियाओं के बारे में बताया? सबसे पहले तो वो जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए, विभिन्न प्रकार के प्रेक्षण लिए गए। उन प्रेक्षणों के आधार पर इन प्रक्रियाओं के बारे में जिसे हम कह रहे हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है मेनली, वो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। उसके बारे में हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। तो सर्वप्रथम जो है इस प्रक्रिया के बारे में हर्ट्ज के प्रेक्षण लिए गए। हर्ट्ज ने कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों द्वारा हमें कुछ भी संभव है। अब हर्ट्ज ने क्या प्रयोग किया? तो देखिए, हर्ट्ज ने सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। उन्होंने क्या देखा कि जब भी कोई कैथोड धातु के पृष्ठ पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराया जाता है, या हम ये कहें कि जब भी किसी सतह पर जो किसी अन्य धात्विक सतह से जुड़ी हुई हो, या हम कहें किसी वोल्टता स्रोत से जुड़ी हुई हो,
उस पर जब भी पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराया जाता है तो उससे कुछ कण निकलते हैं। ये कण जब एनोड की तरफ गति करते हैं तो बीच में जो गैस है या बीच में जो अन्य प्रकार का पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में हो सकता है, किसी विशिष्ट दाब पर हो सकता है। इसमें स्पार्किंग उत्पन्न होती है। स्पार्किंग यानी चिंगारियां उत्पन्न होती है। अब ये चिंगारी या हम कहें चड़चड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती है। ये आवाज आई कहां से? आपने भी घर पे देखा होगा, जब आप कंबल को झटकाते हो तो कभी कभी आपको चड़चड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, कभी कभी उसमें चिंगारी आपको दिखाई देती है। ये चिंगारी आई कहां से? डेफिनेटली चिंगारी कहीं ना कहीं से आई है। तो ये चिंगारी का कोई ना कोई स्रोत रहा होगा। अब चिंगारी क्या है? चिंगारी एक प्रकार की ऊर्जा है। स्पार्किंग एक प्रकार की ऊर्जा है। चड़चड़ाहट की आवाज आना एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा आई कहां से? अगर ये नॉर्मल प्रक्रियाओं द्वारा आ रही होती तो जब ये प्रकाश आपतित नहीं कराया था, जिसे हमने पराबैंगनी प्रकाश कहा है, तब भी ये आना चाहिए था। पर हम ये देखते हैं कि जब पराबैंगनी प्रकाश आपतित नहीं कराया जाता है तब ये प्रक्रिया नहीं होती। इसका मतलब ये जो भी हुआ है वो पराबैंगनी प्रकाश के आपतन के कारण हुआ है। अब पराबैंगनी प्रकाश के आपतन के कारण ऐसा क्या हुआ कि चिंगारी हमें दिखाई दी, ये चड़चड़ाहट की आवाज हमें सुनाई दी? ऐसा क्या हो गया, ये हमें समझना यहां पर जरूरी है। तो ये एक अंदाजा लगाया गया, आप ये कह सकते हो फिलहाल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जब होता है तब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता हमें कि इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को विभिन्न प्रकार के तरीकों से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ होगा। वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, विद्युत धारा के रूप में या अन्य रूप में। तो पता कैसे चला? तब ये अंदाजा लगाया गया, हम ये कहें कि एक प्रकार से ये कहा गया कि जैसे ही प्रकाश इस कैथोड पर आपतित होता है तो कैथोड पर आपतित होने पर ये प्रकाश जो पराबैंगनी प्रकाश है, पराबैंगनी प्रकाश उच्च ऊर्जा का प्रकाश होता है, ये अपनी ऊर्जा इस धातु की सतह में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देता है। और जैसे ही ये ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मिलती है तो चूंकि ये उच्च ऊर्जा है, पराबैंगनी प्रकाश की ऊर्जा उच्च है, इस उच्च ऊर्जा को प्राप्त करने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन इस धात्विक सतह के सतही प्रभाव के कारण जो बंधे हुए थे, जो रुके हुए थे, उस सतही प्रभाव को तोड़ करके और इस भाग में मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। जैसे ये मुक्त अवस्था में आते हैं तो एनोड द्वारा ये आकर्षित कर लिए जाते हैं। एनोड जब भी इन्हें आकर्षित करता है तो ये बीच रास्ते में जब कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो वायु है उसके कणों से टकराते हैं, और वायु के कणों से टकराने के कारण अपनी ऊर्जा का कुछ भाग और कभी कभी संपूर्ण भाग उन कणों को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही उन कणों को ये ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं तो उन कणों की जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाती है, लेकिन ये ऊर्जा में वृद्धि अधिक समय तक नहीं रह पाती है, और ये जो ऊर्जा में वृद्धि है ये वापस से ऊर्जा में कमी के रूप में देखी जा सकती है। अब जब ये ऊर्जा आती है, मान लीजिए पहले ऊर्जा का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, बढ़ करके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। हालांकि ये संख्या जो है वो एक काल्पनिक संख्या, लेकिन जैसे ये 5 से वापस 2 हो गया तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि 5 से सीधे 2 हो जाए, और दूसरा तरीका कि ये 5 से पहले 4 इलेक्ट्रॉन से फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, या 5 से पहले 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 से 2 हो जाए, या 5 से पहले 4 हो, 4 से पहले 3 हो और 4 के बाद में 3 हो और 3 के बाद में 2 हो। ये 3 तरीके, इन तीनों ही तरीकों में हम देख रहे हैं कि जो ऊर्जा है वो छोटे छोटे भाग के रूप में बाहर निकल रही है। यदि ये ऊर्जा दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा के बराबर है तो ये ऊर्जा हमें दिखाई देती है। चूंकि ये प्रक्रिया एक क्षणिक प्रक्रिया है, इसलिए ये ऊर्जा एक क्षण के लिए ही हमें चिंगारी के रूप में दिखाई देती है। तो हर्ट्ज के प्रयोग से क्लू मिल गया कि हो सकता है कि